मिर्जा इलाही बख्श और रजब अली पर जिहादियों ने हमला कर दिया। कुछ घुड़सवार बुरी तरह से जख्मी हो गए। वो वापस दिल्ली की ओर भागने लगे। तभी उनका सामना हॉडसन से हुआ। वो उन्हें वापस ले आया। हॉडसन वहीं छुप गया और इलाही बख्श और रजब अली को 15 घुड़सवार के साथ अंदर भेजा। बादशाह को संदेश दिया गया कि रजब अली के साथ बादशाह खामोशी के साथ बाहर आ जाएं और गिरफ्तार हो जाएं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाएगी, लेकिन अगर उन्होंने मकबरा छोड़कर जाने का इरादा किया तो उन्हें और उनके साथियों को बिना किसी रहम के गोली मार दी जाएगी। लेकिन घंटों के इंतजार के बाद बख्त खान और मिर्जा इलाही बख्श बादशाह की पालकी के साथ साथ चलते हुए बाहर आए। इनके पीछे जीनत बेगम भी अपने बेटे जमा बख्त और पिता मिर्जा कुरली खान के साथ बाहर आई। उनके साथ किले के बहुत से सेवक और शहर से फरार होने वाले लोग थे। बादशाह की पालकी रोक दी गई। हॉडसन ने उन्हें यकीन दिलाया कि अगर किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की तो उनकी जिंदगी बख्श दी जाएगी और उनकी कोई बेइज्जती नहीं की जाएगी। शहर की दीवार के पास पहुंचते पहुंचते पालकी के साथ शहर के लोगों की भीड़ चलने लगी, पर किले पर पहुंचने से पहले ही ये कम हो गई और फिर जफर को उनके ही महल में कैद कर लिया गया। ये खबर जब जनरल विल्सन को दी गई तो उसने कोई खास खुशी नहीं जताई, क्योंकि वो बादशाह को मारना चाहता था। लॉर्ड कैनिंग ने निर्देश दिया था कि मुगलों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जफर को जीनत महल की हवेली में ले जाया गया और कैंडल कागहिल को वहां का पहरेदार बना दिया गया। अगले दिन फिर मिर्जा मुगल, हिजर सुल्तान और अबू बकर को गिरफ्तार करने के लिए इलाही बख्श को भेजा गया। पहले की तरह ही रजब अली और इलाही बख्श 8 बजे रवाना हुए। दोनों ने अंदर जाकर बातचीत की और उन्हें लेकर किले की तरफ चल पड़े। 3 मील के बाद दिल्ली की दीवार के नजदीक जब एक दरवाजे के पास पहुंचे तो शहजादों के चारों तरफ बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। इस बात से नाराज हॉडसन ने शहजादों को कपड़े उतारने को कहा और फिर रिवॉल्वर निकालकर तीनों का कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया और उनकी लाशों की अंगूठियां और बाजूबंद उतार के अपनी जेब में रख लिए। साथ ही उनकी जड़ाऊ तलवारों पर भी कब्जा कर लिया। हॉडसन ने उनकी लाशों को कोतवाली के सामने बिना कपड़ों के ही डलवा दिया। ऑथर बताते हैं कि बादशाह के हालत अपनी पत्नी के साथ पिंजरे में बंद किसी जानवर की तरह थे। 22 तारीख की रात को जफर से मिलने कमिश्नर चार्ल्स सैंडर्स और उनकी पत्नी बादशाह को ये बताने आए थे कि उनके 2 बेटों और एक पोते को गोली मारकर खत्म कर दिया गया है। जब उन्होंने शहजादों के कत्ल की खबर जफर को सुनाई तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं करा। खबर सुन के जीनत महल बहुत खुश हुई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उनके बेटे जमा बख्त का रास्ता साफ हो गया है। शायद उन्हें पता नहीं था कि अब कोई भी उनके बेटे के लिए बाकी नहीं है। बर्बाद हो चुकी दिल्ली में जगह जगह फांसी के तख्ते लगाए जाने लगे। दिल्ली के हर इलाके में फांसी के तख्ते लगे थे। सबसे बड़ा तख्ता चांदनी चौक के बीचों बीच में लगा था और यही वो साबुत चीज थी जो सही सलामत खड़ी थी। बागियों को फांसी दी जानी शुरू हो गई थी। अंग्रेजों ने क्रूएल्टी दिखाते हुए फांसी की रस्सी को काफी छोटा रखा गया ताकि मरने वालों को आसानी से मौत न आए। कुछ को तो गोली भी मारी गई थी। वहां हर मुकदमे की सजा मौत थी। ऐसा लगता था जैसे अब दिल्ली में कोई नहीं बचेगा। मुखबिरों को हर गिरफ्तारी करवाने पर 2 रुपए मिलते थे और बागियों का सारा माल और सोना रखने की भी परमिशन थी, जिसके कारण लोग मुखबिरी कर रहे थे। थियो मेटकॉफ के लीडरशिप में ही फांसियां दी जा रही थीं। अंग्रेजी फौज लखनऊ के लिए रवाना हो गई थी। सैंडर्स ने ओमनी को जफर का पर्सनल जेलर अपॉइंट किया था, जिसका काम था बादशाह के लिए कोई सेफ जेल ढूंढना और जफर और उसके खानदान के अलावा उस पर शाही हरम की 82 इलीगल वाइव्स और 43 बच्चों के साथ ही 2 ख्वाजा सराओं की जिम्मेदारी भी होगी। शाही कैदियों में हैजा फैल गया था और एक बेगम की हैजे से मौत हो गई थी। बादशाह जफर और उसके खानदान को दिया गया नया घर बहुत ही गंदा और मामूली सा था। उसके कमरे में सिर्फ एक चारपाई पड़ी थी और उन्हें खाने के लिए दिन में सिर्फ 2 आने मिलते थे। सभी ऑफिसर्स और सिपाहियों का बिहेवियर काफी इंसल्टिंग था। अफसर और सिपाही जब चाहे शहजादियों के कमरे में जा सकते थे। लोगों को जफर के शाही परिवार का पर्दा तोड़कर उन्हें इंसल्ट करने में बहुत मजा आता था। जफर को अपने हकीम, धोबी और हज्जाम को भी बुलाने की परमिशन नहीं थी। नवंबर में कोलकाता से खबर आई थी कि दिल्ली के सभी अमीरों और बादशाह पर मुकदमा चलाया जाएगा। डिप्टी जज एडवोकेट जनरल J.F. हैरियट ने मुकदमे की सुनवाई शुरू कर दी। दिल्ली के लोगों के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। मरने के डर से ज्यादातर लोग छुपे हुए थे और जंगली फल आदि खाकर किसी तरह अपना जीवन बिता रहे थे। दूसरी तरफ सरकारी टोलियां दिल्ली के हर घर को लूट रही थीं। जिन लोगों ने बगावत में अंग्रेजों की मदद की थी, उनको तक भी सुरक्षा नहीं मिल रही थी। शहर में हर तरफ लाशों की लाइनें लगी हुई थीं।
मरे हुए घोड़े, बैल, सबकी स्किन सूख चुकी थी। सड़ती हुई लाशों की बदबू चारों तरफ फैली हुई थी। हवेलियां खंडहर बन गई थीं और उनकी दीवारें गोलियों से बने गड्ढों के निशानों से भरी हुई थीं। लोग किसी तरह जी रहे थे, लेकिन नवंबर आते आते ब्रिटिश सरकार ने झोंपड़ी बनाने पर भी पाबंदी लगा दी थी। ज्यादातर लोग दवा और खाने की कमी की वजह से मर गए। आखिरकार नवंबर के अंत में सिर्फ हिंदुओं को वापस आने की इजाजत दी गई। जिन लोगों का शाही दरबार से ताल्लुक था, उसको सजाए मौत दी जा रही थी। जफर के बेटे 18 साल के मिर्जा बख्तावर शाह, 17 साल के मिर्जा मियादू को भी मौत की सजा दे दी गई थी। सभी बेटों के साथ एक एक करके ऐसे ही सलूक किया गया था। शाही खानदान को ही नहीं बल्कि जमींदारों को भी रिवॉल्ट का सपोर्ट करने के लिए उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दी गई थी। बदला लेने की आग में जल रहा थियो मेटकॉफ मुजरिम को बिना देर किए तुरंत सजाए मौत देता था। नफरत की हालत ये हो गई थी कि उसने मेटकॉफ हाउस में ही लोगों को फांसी देने का तख्ता लगवा दिया था और उसे जिस पर भी शक होता वो उन्हें तुरंत सूली पर चढ़ा देता था। लोग उसके नाम से भी डरने लगे थे। 1858 जनवरी तक जफर के नजदीकी रईसों और अमीरों को फांसी दे दी गई थी और जफर पर मुकदमा शुरू हो गया था। जफर पर आरोप लगाने के लिए एक मिलिट्री कमीशन बनाया गया था, जिसने जफर पर देशद्रोह का और बगावत को लीड करके ब्रिटिश सरकार की हुकूमत को रिजेक्ट करने का इल्जाम लगाया गया था। 27 जनवरी 1858 दोपहर को जफर का मुकदमा शुरू हुआ। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो ये अपराध एक्सेप्ट करते हैं, तब उनकी हालत ऐसी थी कि उन्हें ये भी नहीं समझ आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है। बाद में इन सभी ऑफेंसेस से अपना कोई भी कनेक्शन होने से जफर ने इनकार कर दिया और कहा कि वो बागी सिपाहियों के हाथ में खुद एक कैदी हैं। जफर ने कोई गंभीर कानूनी सफाई पेश करने की कोशिश नहीं की। एक के बाद एक गवाह आते रहे और जिससे ये क्लियर होता जा रहा था कि जफर का बगावत में कोई हाथ नहीं था। ये मुकदमा 2 महीने तक चला। 9 मार्च को आखिरी फैसला सुना दिया गया, जिसमें कहा गया कि गद्दार की सजा मौत होती है, लेकिन होडसन की गारंटी के कारण जफर को अपनी बाकी जिंदगी अंडमान द्वीप या किसी ऐसी जगह गुजारनी पड़ेगी जो काउंसिल के गवर्नर जनरल डिसाइड करेंगे। 7 अक्टूबर को इस आखिरी मुगल बादशाह ने एक बैलगाड़ी में बैठकर दिल्ली को छोड़ दिया। उनके साथ उनकी पत्नियां, उनके 2 बेटे, कुछ इल्लीगल वाइव्स और कुछ नौकर, कुल मिलाकर 31 लोग वहां से निकले। इसे बिल्कुल सीक्रेट रखा गया था। किसी को पता नहीं चला कि रातों रात जफर कहां चले गए। अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि किस तरह खामोशी से अजीमो शान मुगल एम्पायर का अंत हो गया।